नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर और पूरी के पूरे सेशन के अंदर हम पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को पूरा जड़ से खत्म करेंगे और एक तो एक तरीके से हम पूरे का पूरा सब्जेक्ट को अपना पढ़ डालेंगे। साथ में जो हमारे जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर पॉक्सो के अंदर क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे आपको समझ में आने लगेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज प्लीज शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा कंसीडर जरूर करिएगा। साथ में मैं वीडियो के एंड में, सेशन के एंड में आपको लेटेस्ट केस लॉज भी बताऊंगा, जिससे कि आपको अपने फर्दर जुडिशियल एग्जाम्स आपके 2024 के अंदर होने वाले हैं। राजस्थान का भी एग्जाम हमारा आने वाला है, तो वहां पे आपको अपीयर होते दौरान अपने मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं अपना लेटेस्ट केस लॉज भी पढ़कर आया हूं या आई हूं। तो जितनी मैं बातें बताऊंगा सारी बातें आपको समझनी है और बहुत ट्रिक से मैं आपको चीजें समझाऊंगा, आपको क्विक तरीके से याद होती रहेंगी और आपका साथ भी मेरे साथ में होना चाहिए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, अभी पॉज कर दो, अपने हाथ में बेरेक्ट अपना ओपन करके रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बेरेक्ट बार बार खोलने बंद करने में ना टाइम भी जाएगा। आपके हाथ में बेरेक्ट रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा। तो बेरेक्ट सभी लोग अपनी कॉपीज में अपने हाथ में अपना ओपन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, सबसे पहली बात, हमारा जो पॉक्सो एक्ट है इसका पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इससे एक बात हमारे दिमाग में क्लियर होती है, ये कानून बच्चों के लिए बनाया गया है। अब ये कानून बच्चों के लिए बनाया गया है, इससे हमारे दिमाग में एक आर्टिकल याद आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का कि यहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 के अंदर, कि अगर पार्लियामेंट को कभी लगता है कि यार महिलाओं के लिए कोई स्पेशल कानून बनाना चाहिए, अगर बच्चों के लिए कोई स्पेशल कानून बनाना चाहिए, तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? पॉक्सो एक्ट आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 की मदद से यह कानून बनाया गया है। अब एक और बात आ जाती है, अब यहां पे बच्चे हैं, बच्चे भी तो अपना एक लड़का होगा बच्चा या एक लड़की होगी बच्ची, तो क्या यहां पे कुछ क्लासिफिकेशन करा हुआ है कि नहीं नहीं ये जो अपराध है, ये जो एक्ट है केवल लड़कियों के लिए बनाया गया है, या फिर ये जो कानून है केवल लड़कों के लिए बनाया गया है? ऐसा करा गया है? नहीं, यहां पे वर्ड यूज करा है केवल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब अगर कोई भी विक्टिम लड़की होगी बच्ची के रूप में, उसके लिए भी पॉक्सो बनाया गया है। अगर कोई विक्टिम लड़का होगा तो उसके लिए भी बनाया गया है। यानी कि यहां पे आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी का यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो ये दो आर्टिकल्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट बनाया गया, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3, और क्या ये एक्ट हमारा जेंडर न्यूट्रल है? बिल्कुल। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी का ध्यान रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। बात खत्म हो जाती है, दो क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर्ड हो गए। अब बात आ जाती है एनफोर्समेंट। अब ये बच्चों का कानून है, तो बच्चों के लिए एक अच्छा दिन कौन सा होता है पूरे साल के अंदर? चिल्ड्रंस डे। वो कब आता है? 14th ऑफ नवंबर। इसीलिए ये कानून भी हमारा इन्फोर्स करा गया है 14 नवंबर 2012 को। एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। अब इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन है? इसके अंदर टोटल हमारे 46 सेक्शन है। एग्जाम में ना, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन मेथड के इस्तेमाल करते हुए ना ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हमारे को प्रीलिम्स में चीजें याद रखनी होती है। टोटल 46 सेक्शन है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर है। बात खत्म। तो 3 या 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर जो आ सकते हैं वो हमारे 2 मिनट के अंदर प्रिपेयर्ड हो गए हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 14 और 14 नवंबर 2012 को एनफोर्समेंट डेट है। टोटल 46 सेक्शन है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 9 चैप्टर है। काम खत्म हो जाती है ना। आगे बात चलती है। अब ये सबसे टेक्निकल पार्ट आ जाता है हमारा पॉक्सो का, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई अब हम, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम जो है अपना ऑफेंसेस कितने तरह के होते हैं। कुछ नहीं करना, आपको दिमाग जितना मैं बता रहा हूं बस उतना सुनते चलिए और अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन करते चलिए। इसमें ना कैटेगरीज है। सबसे भयंकर अपराध कौन सा होता है? सबसे बड़ा अपराध कौन सा होता है आपकी नजर में? आप ये बताओ। रेप का अपराध? हाँ है ना, कि अगर कोई रेप का अपराध किसी विक्टिम के साथ में कमिट होता है तो इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई देखा ही नहीं जाएगा। हाँ है ना। अब तो सबसे बड़े अपराध हमारे को सबसे पहले जो पॉक्सो के अंदर सबसे बड़ा अपराध मेंशन करा हुआ है, तो बट हम इसको रेप सीधे तरीके से रेप नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कि यहां पे जो है सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध किया गया है। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 375 आईपीसी का बेरेक्ट खोल के उनकी लैंग्वेज पढ़ूंगा और अपना सेक्शन नंबर 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का लैंग्वेज पढ़ूंगा, दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपने दोनों बेरेक्ट्स को खोल के देख भी सकते हो। आईपीसी का बेरेक्ट सेक्शन 375 एंड अपना पॉक्सो का बेरेक्ट अपना सेक्शन नंबर 3, दोनों को आप ओपन करके कंपैरिजन कर सकते हो कि जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 375 के अंदर बता रखे हैं ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, वही हमारा सेक्शन नंबर 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? बताओ। कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मर्डर वगैरह भी बहुत बड़े अपराध होते हैं, बट वो अलग कंसिडरेशन में हम सोचते हैं। तो यहां पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर अपराध किया जाता है तो डिफाइन करा हुआ सेक्शन नंबर 3 में। अब इसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। भाई इतना बड़ा अपराध करा है तो इसकी पनिशमेंट भी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी पनिशमेंट अगले सेक्शन में बता रखी है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर। कितनी पनिशमेंट है? 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट। अब एक बात बताओ,
कि अगर कोई 16 साल से कम उम्र की अगर कोई बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, दोनों याद रखना, यहां पे मैंने बोला है जेंडर न्यूट्रल है, विक्टिम यहां पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बच्ची, ठीक है। और यहां पे बच्चे की बात करी हुई है, तो ये बच्चा जो है अगर मैं बात करूं तो 18 साल से कम उम्र का यहां पे बच्चा बताया हुआ है। इस बात को भी याद रखिएगा कि यहां पे चिल्ड्रन का मतलब कौन है, वो चिल्ड्रन, वो चाइल्ड, वो लड़का या वो लड़की जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अब एक बात को थोड़ा सा याद रख लो कि जो बच्चे की डेफिनेशन है ना, वो हमारी सेक्शन नंबर 2D के अंदर मेंशन करी हुई है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, जो यहां पे चाइल्ड की बात करी है सेक्शन नंबर 2D, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर ना ये ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा तुम पॉक्सो एक्ट पढ़ के आए हो, अच्छा बताना चिल्ड्रन कौन होता है, वो बच्चा वो जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अच्छा ये डिफाइन कहां है, सेक्शन नंबर 2D में। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब हम दोबारा अपने उस पे आते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमारा डिफाइन कहां है, सेक्शन नंबर 3 में। इसकी पनिशमेंट कहां बता रखी है, सेक्शन नंबर 4 में। तो पनिशमेंट हमारी दो कैटेगरीज में डिफाइन करी हुई है। अगर यहां पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध किया जाता है तो इसके अंदर यहां पे सजा मिलती है 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट। और अगर 16 साल से कोई कम उम्र का बच्चा होगा तो उसके ऊपर कितनी सजा बता रखी है, 20 साल की इंप्रिजमेंट और लाइफ इंप्रिजमेंट तक ये जाएगी। लाइफ इंप्रिजमेंट मतलब जब तक आप मरते नहीं हो तो टिल रिमाइंडर आपका जीवन जेल के अंदर ही काटा जाएगा, बात खत्म हो जाती है। सबको ये बात याद हो गई। सबसे बड़ा अपराध कौन सा है हमारा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इससे ऊपर कुछ हो सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो 3, 4 याद हो गए। अब आ जाए तो 5। अब 5 के अंदर एग्रेवेटेड वर्ड यूज कर दिया। एग्रेवेटेड मतलब थोड़ा सा गंभीर और ज्यादा, यानी कि आप किसी की कस्टडी में हो, अगर कोई बच्चा किसी की कस्टडी में है, ठीक है, अगर वो कस्टडी में जिसके बच्चे को छोड़ के गए हो वही अपराध कर दे फिर, तो ऐसे केस में ये तो और घिनौनी बात होगी। तो यानी कि मान लेते हैं बच्चा जो है पुलिस वाले की कस्टडी में और पुलिस वाला ही बच्चे के ऊपर ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध कर दे, फिर कितनी घिनौनी बात होगी। आर्म फोर्सेस जो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं वही अगर अपना पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध कर दे, कितनी घिनौनी बात होगी। अगर कोई डॉक्टर जिसको बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला गया था कि बच्चे का ट्रीटमेंट करो, वही जो है अगर जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध कर दे, कितनी घिनौनी बात होगी। अगर कोई मान लेते रिमांड होम, जेलर, ऑब्जर्वेशन होम जो जेलर होते हैं वही अगर बच्चे के ऊपर अपराध करने लग जाए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, कितनी घिनौनी बात होगी। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाना चाहिए कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बहुत बड़ा अपराध तो है, रेप जैसा अपराध तो है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसको हमने भरोसे पे ड्यूटी दी थी कि भाई बच्चे की कस्टडी संभालो, लेकिन तुम ही जो है रक्षक भक्षक बन रहे हो, तो गलत बात होगी। इसीलिए यहां पे सेक्शन नंबर 6 के अंदर एक अलग सेक्शन बनाया गया है जिसमें सजा ही केवल स्टार्टिंग 20 साल से होती है। तो 20 साल की सजा लगेगी, लाइफ इंप्रिजमेंट तक जाएगी टिल रिमाइंडर, जब तक आप अपना जान से नहीं जाते हो, मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक आप अपना सजा काटोगे जेल में। तो अगर कोई पुलिस वाले के द्वारा, आर्म फोर्सेस के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, जेलर के द्वारा, ऐसे लोग जो एक सुप्रीम मतलब अथॉरिटी में होते हैं, जिनके बच्चे अथॉरिटी में हैं, वही अगर अपराध कर दे तो ये बहुत गलत बात होगी। तो इसके लिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट देना मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, इनके लिए एक अलग सेक्शन बनाना चाहिए। तो सेक्शन 6 में डिफाइन कर दिया, सेक्शन 7 में पनिशमेंट को, सेक्शन 6 में अपना सेक्शन 5 में अपना डिफाइन कर दिया और सेक्शन 6 में पनिशमेंट दे दी। 3 हमारा क्या था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन नंबर 4 हमारा क्या था, पनिशमेंट। सेक्शन 5 हमारा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 6 हमारा पनिशमेंट की बात करता है। बात याद हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात आगे करते हैं। अब बात आ जाती है हमारा सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि सबसे बड़ा अपराध क्या होता है, रेप जैसा। रेप से बड़ा कोई अपराध नहीं होता, तो उसको रेप ना बोल के हमने क्या बोला हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और अगर कोई कस्टडी वाला बंदा ये अपराध करेगा तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चे के ऐसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट को टच करता है, ठीक है, कोई भी बच्चे के ऐसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट को टच करता है, तो आपको नहीं लगता यह भी अपराध है, होना चाहिए, बिल्कुल अपराध होना चाहिए। इसी चीज को सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट के रूप में डिफाइन करा हुआ है। अब डिफाइन करा हुआ है तो पनिशमेंट का भी अलग सेक्शन होगा। सेक्शन नंबर 8 हमारा पनिशमेंट का बता रखा है, जिसमें सजा थोड़ी कम है, 3 साल से लेकर 5 साल तक की यहां पे सजा बता रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सेक्शन 3 में एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 4 में कितनी है हमारी 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट, और अगर 16 साल से कम 20 साल लाइफ इंप्रिजमेंट। फिर हमने सेक्शन नंबर 5 के अंदर बात करी थी, क्या बात करी थी, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। पनिशमेंट कितनी है, 20 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजमेंट टिल रिमाइंडर। सेक्शन नंबर 7 के अंदर हमने बात करी सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कि अगर आप टच वगैरह करते हो सेंसिटिव बॉडी पार्ट को, तो उसकी पनिशमेंट हमारे को 8 में डिफाइन करी हुई है, कितनी, 3 साल से लेकर 5 साल तक। कोई आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं एग्रेवेटेड, मतलब कि अगर कोई पुलिस वाले के मतलब कस्टडी में बच्चा है और वो पुलिस वाला ही सेंसिटिव बॉडी पार्ट को बच्चे के टच कर रहा है, तो गलत होगी नहीं होगी, घिनौनी बात होगी ना। इसके लिए अलग सेक्शन बनाना चाहिए।
बिल्कुल। सेक्शन नंबर 9 हमारे को बता दिया गया है, और अगर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अपराध किया जाएगा तो 5 साल से लेके 7 साल तक यहां पे सजा बता रखी है हमारी। ठीक है जी, चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं, अलग कैटेगरी आ जाती है हमारी अपराध के बारे में। अब यहां पे अलग कैटेगरी हमारी क्या है? अलग कैटेगरी है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में यहां पे बात करी हुई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आप जो है बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, या बच्चे को शब्दों से उसको ऐसे गलत सलत शब्द बोल रहे हो, या लिख कर कोई ऐसे शब्द बोल रहे हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप ऐसे गलत शब्द बोल रहे हो, उनको पोर्नोग्राफी उनको दिखा रहे हो, देन दिमाग पे उनके असर पड़ रहा है, उनके दिमाग में आप टॉर्चर कर रहे हो, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर, जो कि डिफाइन करा हुआ है सेक्शन नंबर 11, पनिशमेंट सेक्शन नंबर 12। लाइन वाइज है, याद रखना लाइन वाइज सेक्शंस है, सबसे बड़ा अपराध उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, तो इसीलिए मैंने आपको एक टेक्निक बता रखी है। ठीक है, अभी एट द एंड हम बात भी करेंगे इसके बारे में। तो पनिशमेंट कितनी है? 3 साल यहां पे पनिशमेंट है एंड फाइन। ठीक है, याद हो गया? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, सेक्शन नंबर 3। पनिशमेंट हमारी यहां पे सेक्शन 4 में बता रखी है, 10 साल से लेके एलआई, 16 साल से कम 20 साल से लेके एलआई। फिर हमने क्या कहा सेक्शन नंबर 5 के बारे में, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 5 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। सेक्शन नंबर 6 में इसकी पनिशमेंट है 20 साल से लेके एलआई तक की, टिल रिमाइंडर। ठीक है, फिर हमने बात क्या करी? सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में हमने क्या बात करी थी? 3, 4, 5, 6, 7। सेक्शन 7 के अंदर हमने बात करी थी सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। इसकी पनिशमेंट जैसे कि मैंने कहा था टच वगैरह करना, तो 3 साल से लेके 5 साल। अब यहां पे सेक्शन नंबर 9 के अंदर अगर मैं बात करूं तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो कितने थी? 5 साल से लेके 7 साल तक यहां पे सजा है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 11 के अंदर, सेक्शन नंबर 11 में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात कर रहा है, दिमाग के टॉर्चर की बात कर रहे हो, तो यहां पे अपराध क्या है? 3 साल एंड फाइन। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। आप अगर आप बेरक से पढ़ने जाओगे तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगी, बट यहां पे याद रखना चाइल्ड पोर्नोग्राफी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। पहला पार्ट हमारा आता है कि भाई देखो, अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी बना रहे हो बच्चे का इस्तेमाल करके, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 में डिफाइन करा हुआ है। अब इसकी पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 में इसकी पनिशमेंट हमारे को क्या बता रखी है कि पनिशमेंट यहां पे 5 साल की पनिशमेंट आपको मिनिमम लगेगी एंड फाइन। अगर आप दोबारा ये काम करते हुए पकड़े जाते हो तो यहां पे 7 साल तक के लिए आपको पनिशेबल ठहराया जाएगा। तो याद हो गया आपको, ये लाइन वाइज है हमारा। 3 से हमने सेक्शन चालू करा था और हम सेक्शन नंबर 13, 14 एंड 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तक यहां पे आ चुके हैं। तो अगर जो है मान लेते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करते हो, बच्चे का इस्तेमाल करते हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाते हो, तो डिफाइन कहां है? सेक्शन 14 में। पनिशमेंट है हमारी सेक्शन 15 में 5 साल एंड फाइन। और अगर आप दोबारा ये काम करते हुए पकड़े जाते हो तो 7 साल की सजा आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब दूसरा यहां पे कैटेगरी क्या बता रखी है कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर करके रखते हो, कि मैंने अपने मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल अगर स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे ऊपर सजा कितनी लगेगी? 5 साल का 5,000 रुपए का जुर्माना मेरे ऊपर लगेगा। दोबारा मैं ये काम करते हुए पकड़ा गया तो 10,000 रुपए का जुर्माना मेरे ऊपर लगेगा। अब ये अगर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल मैं किसी को भेज रहा हूं, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, ब्लूटूथ से भेज रहा हूं, जीमेल करके भेज रहा हूं, XYZ रीजन की वजह से, तो मैं सर्कुलेट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ये मटेरियल को, तो मेरे ऊपर सजा कौन सी लगेगी? 3 साल और फाइन और बहुत। मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रहा, ए नाम के व्यक्ति का एग्जांपल दे देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल में ये मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ है, तो फाइन का जुर्माना, लेकिन अगर वो किसी को भेज रहा है देन यहां पे 3 साल और फाइन और बहुत। अब यहां पे जो ए नाम का व्यक्ति है उसने अपने मोबाइल में स्टोर करके रखा हुआ है बेचने के लिए कि मुझे पैसे दो और ये वीडियोस ले, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल मुझसे खरीदो, तो कमर्शियल पर्पस के लिए आप ये काम कर रहे हो, तो 3 साल का आपको जेल लगेगी, 3 से 5 साल तक की और फाइन। और यहां पे 5 अगर आप दोबारा ये काम करते हुए पकड़े गए तो 5 साल से लेकर 7 साल तक का यहां पे सजा मिलेगी एंड फाइन, बस। अब यहां पे ना एक अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, अगर आप मेरे को 1 सेकंड दोगे तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट भी दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं। हाँ, यहां पे 2024 का जजमेंट है। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको सेक्शन नंबर 15 के अंदर कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल डाउनलोड करते हो, स्टोर करके रखते हो, तो ये एक ऑफेंस है। और मैंने आपको ऑफेंस की कैटेगरी भी बताई, अगर मोबाइल में स्टोर करके रखा हुआ है 5,000 रुपए का जुर्माना या 10,000 रुपए का जुर्माना। अगर आप किसी को सेंड कर रहे हो तो यहां पे अलग सजा है हमारी, 3 साल तक की सजा है। ठीक है, और आप जो है कमर्शियल पर्पस के लिए बेच रहे हो तो 3 से 5, दोबारा कर रहे हो 5 से 7, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अभी क्या हुआ था, 2024 का ये जजमेंट है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश 2024 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे मामला आया मद्रास हाईकोर्ट के। मद्रास में एक बंदा, चेन्नई का एक बंदा था, वो अपने मोबाइल में ना डाउनलोड करके अपना चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख रहा था अपने प्राइवेट घर के अंदर बैठते हुए, लेकिन कहीं से
पता लगा और पुलिस वाले ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली कि भाई देखो ये फला फला आदमी जो है ऐसे गलत गलत वीडियोस अपने मोबाइल में रख के देखता है। ठीक है, अब इस केस में मामला गया, ये जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी ये अपना मद्रास हाईकोर्ट के ऊपर गया कि मद्रास हाईकोर्ट साहब मैं तो अपने घर पे देख रहा हूं ना, मैं किसी को सर्कुलेट थोड़ी ना कर रहा हूं। ठीक है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चलो चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो एफआईआर जो है मद्रास हाईकोर्ट ने उस बंदे के ऊपर क्वैश कर दी। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज एट्रोशियस, दिस इज एट्रोशियस, ऐसा काम करना ये एट्रोशियस है और ये गलत बात है कि भाई आप जो है अगर मोबाइल में यहां पे हमारा, अगर मैं सेक्शन नंबर 15 के अंदर मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन नंबर 15 के अंदर मैंने आपको बताया कि आप जो अपने मोबाइल में स्टोर कर रहे हो ना वही अपराध है अपने आप में। अब वो प्राइवेट में स्टोर करो, पब्लिकली स्टोर करो, स्टोर करना मतलब स्टोर करना, बात ही खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब दिस इज हीनियस, ये एक हीनियस ऑफेंस है और मद्रास हाईकोर्ट आप जो इसको अपराध नहीं मान रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो ऐसे केस में मद्रास हाईकोर्ट पे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और यहां पे बोला कि वॉचिंग चाइल्ड पॉर्न बाय डाउनलोडिंग इनटू योर मोबाइल इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 15 ऑफ पॉक्सो 2012 के तहत। क्लियर हो गई बात? बताओ मुश्किल लगा कुछ? ठीक है, हाथों हाथ हमारा एक जजमेंट भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, हाथों हाथ हमारा एक जजमेंट भी प्रिपेयर हो गया। ये बात समझ में आ गई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर हमने क्या बात करी थी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, फिर सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में, फिर हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक यहां पे आ गए हैं। अब यहां पे बात आ जाती है नई कहानी की तरफ। अगर कोई अटेम्प्ट करता है, अबेट करता है, ये तरह के अपराध होते हैं जो मैंने आपको 3-4 तरह की कैटेगरी बताई है। सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 15 तक की कैटेगरी मैंने आपको बताई है। यही तरह के यहां पे पूरे के पूरे अपराध है, यही पनिशमेंट आपसे पूछी जाती है। इतना ही आपको याद रखना है, बात खत्म। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मुश्किल लगा कुछ कि पॉक्सो के अंदर कौन कौन से अपराध है? सेक्शन 3 का अपराध होगा, 4 के अंदर पनिशमेंट होगी, सेक्शन 5 का अपराध होगा, सेक्शन 6 में पनिशमेंट होगी, सेक्शन 7 का अपराध होगा, 8 में पनिशमेंट होगी। ठीक है, बस यही कैटेगरी के आपको याद रखने होते हैं। जितनी ज्यादा बार आप इसको अपना रिपीट करते रहोगे, अपने दिमाग में सेट करते रहोगे, उतनी ज्यादा आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदा अटेम्प्ट कर रहा है अपराध करने के लिए तो क्या वो नहीं हमारे को पनिशेबल करना चाहिए? अगर कोई उकसा रहा है, अबेट कर रहा है, करो 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 अपराध, तो क्या हमारे को इसको पनिशेबल नहीं करना चाहिए? यही बात हमारे को सेक्शन 16, 17, 18 के अंदर बताई हुई है। सेक्शन 16, 17 एंड 18 के अंदर यही चीज को हमारे को डिफाइन करा गया है। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? बताओ जरा। ठीक है, अब यहां पे अब थोड़ी सी कहानी की हम थोड़ा सा मोड लेके आते हैं। एक ना सेक्शन नंबर 19 आता है। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि आप एक भारत के नागरिक हो, आपको पता है कि एक बच्चा है, इसके साथ में ना पॉक्सो का कोई भी तरह का अपराध जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, ठीक है, जो भी हमने अपराध पढ़े हैं कि एक बच्चे के ऊपर पॉक्सो का अपराध होने वाला है या हो चुका है या होने की संभावना है, ऐसा आपको पता है। तो सेक्शन नंबर 19 में आपकी ड्यूटी बना दी गई है कि आप जो है डायरेक्ट भागे भागे किसके पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास जाओगे इन्फॉर्म करने के लिए कि साहब मैं जो है कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। मेरे को पता है कि मेरे गली में या मेरे बराबर में एक बच्चा रहता है, उसके साथ में पॉक्सो का अपराध होने वाला है, हो चुका है या मुझे लगता है कि हो जाएगा, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने आया हूं। तो ये आपकी ड्यूटी है। अब एक बात बताओ, आपकी ड्यूटी है सेक्शन नंबर 19 में, आप अपनी ड्यूटी को अगर नहीं निभाते हो तो क्या आपके ऊपर लायबिलिटी बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। तो सेक्शन 21 यही कहता है कि जब आपको पता है सेक्शन 19 के अंदर आपकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना पुलिस को कि एक बच्चे के ऊपर अपराध होने वाला है, हो चुका है या आपको आशंका है कि हो जाएगा, एप्रीहेंशन है इस चीज के बारे में, देन आप चुप क्यों बैठे हुए हो? कहीं ये लगता है कि आपके ऊपर गलत मुकदमा हो जाएगा? नहीं। अगर आप मान लेते कोई गलत, अगर लगता है पुलिस वालों को कि अगर कोई ऐसा अपराध नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन आपकी चुप रहो, चुप रहने की आपकी लायबिलिटी है कि आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो। तो सेक्शन 21 में ये बोला फेलियर टू रिपोर्ट, तो 6 महीने की सजा या फिर फाइन या बोथ आपके ऊपर सजा होगी। याद रखना कि चुप रहने की भी अपने आप में सजा है। अब यहां पे एक और बात बता रखी है सेक्शन नंबर यहां पे एक और बात बता रखी है सेक्शन 22 के अंदर कि अगर मान लेते हैं कि आप जानबूझ के बोलते हो कि मैं जो है ना ए नाम के व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मेरे घर के बराबर में रहता है, मैं क्या करता हूं पुलिस वाले को झूठी कंप्लेंट दर्ज करवा देता हूं ए नाम के व्यक्ति के ऊपर कि पुलिस ऑफिसर आपको पता है ए नाम के व्यक्ति ने पॉक्सो का एक बच्चे के साथ में अपराध करा है। अब बाद में चल के पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी छानबीन करना शुरू किया। पुलिस वालों ने कंक्लूजन पे पुलिस वालों ने अपना एक क्लियर माइंडसेट रखा कि ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं करा है, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी है पुलिस वालों को, झूठी इंफॉर्मेशन दी है जानबूझ के, इंटेंशनली ए नाम के व्यक्ति को परेशान करने के लिए, तो क्या मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। सेक्शन 22 ने लायबिलिटी बना दी, 6 महीने की सजा और फाइन और बोथ।
ये बात समझ में आ जाती है? ठीक है। अब एक ना सेक्शन नंबर 20 भी है। सेक्शन नंबर 20 ये बात करता है, सेक्शन नंबर 20 एक बात ये करता है कि एक बात बताओ कि जैसे अब पॉक्सो का अपराध हुआ है तो हर जगह हड़कंप मच जाएगा, सब जगह को, सब मीडिया हाउसेस को पता लग जाएगा कि यहां पे इस एरिया में पॉक्सो का अपराध हुआ है, किसी फला फला व्यक्ति ने पॉक्सो का अपराध किया है, तो न्यूज चैनल्स के अंदर उस जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी सारी डिस्क्लोज कर देंगे, बच्चे का नाम ये है, बच्चा यहां रहता था, स्कूल में पढ़ता था, ये करता था, स्कूल में इस टीचर ने ये अपराध करा है एक बच्चे के ऊपर। जैसे हमने सुना हुआ भी है कि यहाँ पे स्कूल्स के नाम डिस्क्लोज हो जाते हैं, टीचर्स के नाम डिस्क्लोज हो जाते हैं, बच्चे का एड्रेस डिस्क्लोज हो जाता है, तो फिर मतलब बहुत गलत हो जाता है, वो बहुत सिस्टम बहुत गलत हो जाता है। और ये गलत बात भी है कि जब हमारे कानून में बोला हुआ है कि आप जो है ऐसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करोगे, देन ऐसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना बहुत गलत बात हो जाती है। जो मामला होता है वो हमारा जो अच्छे तरीके से कोर्ट के अंदर ट्रायल चल सकता है, वो कोर्ट में ट्रायल नहीं चल पाता है। एक्यूज छुप जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, भाग सकता है, उसे सारी डिटेल्स पता लग जाती है, वो बच्चे को धमका सकता है, मां बाप को धमका सकता है बच्चे के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहां पे बोला हुआ है कि सेक्शन 20 में एक मीडिया हाउसेस के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर यहां पे आइडेंटिटी बता रखी है कि आप सोशल मीडिया पे फोटो वोटो नहीं लगाओगे, न्यूज चैनल्स वाले कहीं पब्लिश नहीं करेंगे आइडेंटिटी चाइल्ड की, तो ये ड्यूटी बना रखी है। लेकिन अब ये ड्यूटी का ब्रीच कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप ऐसे ऐसे बच्चों के उस विक्टिम की आइडेंटिटी, मैं बच्चा वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं, विक्टिम, ठीक है, क्योंकि ये अपराध बच्चे के ऊपर हुआ है। तो ये अपना सेक्शन 23 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है, सेम 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा और फाइन और बोथ, याद रखिएगा। तो यहां पे हमने सेक्शन 3 से लेके 15 तक तो ऑफेंसेस के बारे में बात करी, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करी, लेकिन सेक्शन नंबर 21, 22, 23 ये 3 तरह के जो ऑफेंसेस हैं, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस तो नहीं है, बट ये आपको ड्यूटी जो बनाई गई है वो ड्यूटी आपका अपना पालन नहीं कर रहे हो, ये वो वाले अपराध हमारे को बताए हुए हैं। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आ गया लॉजिकली, सिंपल तरीके से? ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हुई है कि अपराध कौन कौन से तरह के होते हैं और हम भारत के नागरिकों के ऊपर क्या क्या ड्यूटी है, अगर हम वो ड्यूटी का अपना कंप्लायंस नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या क्या अपराध ऑफेंस हमारे ऊपर कौन कौन सा बन सकता है। और एक सुप्रीम कोर्ट का भी हमने जजमेंट भी पढ़ा कि अपने मोबाइल में आप पोर्नोग्राफिक, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर करके रखते हो, देन इट इज ऑफेंस, इट इज एट्रोशियस, इट इज हीनियस ऑफेंस। एंड मद्रास हाईकोर्ट ने तो बोल दिया था कि कोई अपराध नहीं है भैया, अपने घर में बैठ के देखना है, देखो, तो मद्रास हाईकोर्ट को डांट लगाई थी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ऐसे तो फिर हर भारत का नागरिक अपने मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे हर जगह देखने लग जाएंगे, किसी को कोई डर ही नहीं होगा फिर तो। ठीक है, तो ये गलत बात होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं कि अब मान लेते हैं कि एक बच्चे के ऊपर अपराध अगर हुआ है पॉक्सो का, तो प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या ट्रायल का हमारा प्रोसीजर होगा, कौन से जज साहब जो है केस की सुनवाई करेंगे, कहां पे बच्चे का जो है ट्रायल चलेगा, और डेजिग्नेशन ऑफ द कोर्ट कौन होगी, कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करी जाएगी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो कैसे करी जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन जो बच्चे का होगा वो कैसे होगा, सिंपल तरीके से अब प्रोसीजर की बातें हैं। ठीक है, अब हम कहानी प्रोसीजर की समझते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, भागे भागे जाएंगे, पुलिस वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया, सेक्शन 19 में ड्यूटी बना रखी है, एनी पर्सन, ठीक है, पुलिस को जाके इन्फॉर्म करोगे, पुलिस को बताओगे कि हाँ यहाँ पे फला फला बच्चा है, इसके ऊपर अपराध हुआ है, होने वाला है या हो सकता है। ठीक है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस वाले भागे भागे जाएंगे और विक्टिम जो बच्चा है उसको अपने पास बुलाएंगे या उसके पास जाएंगे, उसके रेजिडेंस के ऊपर जाएंगे, हाँ जी बच्चे, हाँ आपने, आपके साथ क्या क्या हुआ, आप बच्चे एक्यूज पर्सन को जानते हो क्या। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। इन शॉर्ट अब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, सबसे पहले बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी कि बच्चे से तो पूछे, जब तो आगे हमें इन्वेस्टिगेशन करने में इजी रहेगा। हाँ जी, तो यहां पे सबसे पहले किसके द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के द्वारा जब अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी, वो कहां पे रिकॉर्ड करी जाएगी, सेक्शन नंबर 24 के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी पुलिस के द्वारा वो 24 में रिकॉर्ड करी जाएगी। अब यहां पे कुछ सेक्शन 24 आप पढ़ोगे तो यहां पे बताया हुआ है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे ना तो महिला पुलिस होनी चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर। तो जो महिला पुलिस होंगी वो अपना सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होनी चाहिए और महिला पुलिस ही होनी चाहिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते दौरान। और जब महिला पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही होंगी बच्चे का, तो वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं होनी चाहिए, बच्चा घबरा ना जाए पुलिस की वर्दी को देखने के बाद में। हम जब बचपन से देखते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा इंट्यूशन होता है ना कि हम जब भी पुलिस वाले को देखते हुए जाते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी घबराहट आ जाती है, हे पुलिस ऑफिसर हमारे घर पे क्यों आए हैं, बल्कि हमने कुछ भी नहीं करा, बट मन में, बच्चों के मन में थोड़ी सी होती है घबराहट। तो वो फीलिंग ना आए बच्चे को, तो बच्चा जो है खुल के अपने मन की बात बता सके,
तो इसीलिए यहां पर जो है सेक्शन 24 में बताया हुआ है कि महिला पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द एसआई और नॉट इन द यूनिफॉर्म, घर के कपड़ों में, कैजुअल कपड़ों में बैठ के बात करेंगे। और बच्चे को जो है रात के अंदर पुलिस थाने में डिटेन नहीं करा जाएगा, ठीक है। और बच्चे को जो है बच्चे की आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाएगा मीडिया हाउसेस से दूर, क्योंकि मीडिया वालों के हाथ लग गया तो तबाही मचा देंगे, लेकिन बाद में मीडिया वालों की तबाही कोर्ट मचाएगा। सेक्शन नंबर 23 अभी हमने पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 23 में बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, 6 महीने से लेके 1 साल और फाइन और बोथ। एम आई क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब पुलिस वालों के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसी पुलिस वालों के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है, अगर मैं एविडेंस एक्ट की बात करता हूं, सेक्शन नंबर 25 होता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि पुलिस के आगे स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड करी जाती है वो कोर्ट के अंदर अमान्य होती है, कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होती है। तो अब केस को स्ट्रांग बनाना है हमारे को। अगर मान लेते हैं बच्चे ने ए नाम के व्यक्ति का नाम ले दिया कि पुलिस ऑफिसर के आगे, बच्चे ने बोला कि मेरे ऊपर जो पॉक्सो का अपराध करा गया है ना, वो सेक्शन 3 से लेके 15 तक का कोई भी अपराध हो सकता है, वो डब्ल्यू नाम के व्यक्ति ने करा है या जेड नाम के व्यक्ति ने करा है। अब पुलिस वाले भागे भागे जाएंगे जेड नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए, बट ये तो बच्चे ने पुलिस के आगे स्टेटमेंट दिया है ना, बट पुलिस के आगे दी गई स्टेटमेंट अमान्य होती है, इनएडमिसिबल होती है। ये सीधी सी बात है। तो अब क्या होगा? तो पुलिस वालों को अपना केस स्ट्रांग कराने के लिए बच्चे की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करानी चाहिए वो मजिस्ट्रेट के आगे करानी चाहिए, यानी कि 164, हाँ है ना, आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 164 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। तो यही बात हमारे को बता रखी है कि आप जो है बच्चे की स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के आगे भी रिकॉर्ड करवाओगे। ये सेक्शन 25 के अंदर लिखी हुई है। सेक्शन 25 के अंदर बोला हुआ है कि आप जो है 164 का ही पालन करोगे, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई आपको अपना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन 25 कहता है कि 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओगे मजिस्ट्रेट साहब के आगे, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। अब जब स्टेटमेंट पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे होंगे बच्चे की या मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर रहे होंगे बच्चे की, तो हो सकता है कि बच्चे की भाषा समझ में नहीं आ रही हो, बच्चा थोड़ा तुतला के बोल रहा हो, ठीक है, या बच्चे वाली भाषा में बोल रहा हो जो पुलिस वाले को समझ में ना आ रही हो, मजिस्ट्रेट साहब को समझ में ना आ रही हो, तो मजिस्ट्रेट साहब या पुलिस वालों को किसी ट्रांसलेटर की अगर जरूरत चाहिए, किसी एडुकेटर की जरूरत चाहिए जो बच्चे को थोड़ा सा कुछ का मतलब प्यार व्यार करके थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके बच्चे के मन की बात निकलवा सके, अगर ये जरूरत है तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कौन मनाही कर रहा है। तो एडिशनल प्रोविजन सेक्शन नंबर 26 के अंदर यही बात बताई हुई है, ठीक है। अब बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली पुलिस वालों ने भी, मजिस्ट्रेट ने भी। अब फाइनल काम क्या होगा? बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाए कि एक्चुअल में जो बच्चे ने अपराध बताया, जो बच्चे ने बताया उसके साथ अपराध हुआ है, तो क्या वो सेक्शन नंबर 3 वाला अपराध है, क्या वो सेक्शन नंबर 5 वाला अपराध है, क्या वो सेक्शन नंबर 7 वाला अपराध है, क्या वो सेक्शन नंबर 9 वाला अपराध है? ये तो मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही होगा ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी यही बात बता रखी है कि अगर आप सेक्शन नंबर 28 पढ़ते हो, 27 पढ़ते हो, तो सेक्शन 27 में यही बात बताई हुई है कि महिला डॉक्टर वही मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगी, और बच्चे के जो मां बाप अगर हैं तो मां बाप के सामने ही मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी होती है। इसके बाद एक 2 सेक्शन और आते हैं। एक सेक्शन नंबर 28 आता है। सेक्शन नंबर 28 ये कहता है कि देखो, जब भी ट्रायल हमारा शुरू होगा तो जज साहब अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना के चलेंगे। मान लेते हैं अभी हमने क्या कहा, जेड नाम के व्यक्ति ने अपराध करा है, जेड नाम का व्यक्ति क्या हो गया? एक्यूज हो गया, ठीक है। अब इस एक्यूज को कोर्ट में लाया जाएगा कि भाई एक्यूज को ले आओ कोर्ट में। तो अब जज साहब के सामने जेड नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो जज साहब जो है जेड नाम के व्यक्ति को किस नजर से देखेंगे? सेक्शन 28 की नजर से देखेंगे। सेक्शन 28 ये कहता है कि जेड जो है मासूम है या अपराधी है। जज साहब जो है जेड को अपराधी की नजर से देखेंगे कि तुमने अपराध किया है। तो यहां पे सेक्शन 28 के ये कहता है कि प्रिजम्पशन कोर्ट अपने मन से खुद ही बना लेगा कि जेड ने अपराध किया है। अब ये जेड की जिम्मेदारी है कि जेड प्रूव करे इस बात को कि दैट ही इज इनोसेंट पर्सन, ठीक है। एक सेक्शन नंबर सेक्शन 28 नहीं है, सेक्शन 29 है। सेक्शन 28 नहीं है, सेक्शन नंबर 29 है, ठीक है। सेक्शन 28 नहीं है, सेक्शन नंबर 29 है, ठीक है। मैं भी इंसान हूं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है, ठीक है। 28 तो डेजिग्नेशन ऑफ द कोर्ट के बारे में बात करते हैं ना, अभी मैं 2 मिनट में बता दूंगा, अभी दिमाग लगाते हैं। तो सेक्शन नंबर 29 ये बात करता है कि अब जब मैटर जज साहब के सामने आएगा, ठीक है, सेक्शन 28 जज की बात करता है कि वो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करी जाएगी। अभी जस्ट इसके बाद में यही बताने वाला हूं। तो जब भी मैटर कोर्ट के अंदर जाएगा, जज साहब के सामने जाएगा, तो जज साहब अपना दिमाग माइंडसेट बना लेंगे सेक्शन 29 वाला कि एक्यूज ने अपराध किया है। अब एक्यूज की अपनी जिम्मेदारी है कि आपने अपराध नहीं करा तो प्रूव करो। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए, सेक्शन नंबर 29 की तो प्रिजम्पशन है ही, हम आपको जेल में तो डाल ही देंगे, ठीक है। समझ में आ गई मेरे बात? एक सेक्शन नंबर 30 आता है, सेक्शन नंबर 30 हमारी सिंपल सी ये बात कहता है कि
अगर एक्यूज जो है बोल रहा है कि मैंने अपराध नहीं करा लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया, तो सेक्शन 30 भी साथ में प्रिजम्पशन की बात करता है कि आपने पॉक्सो का जो अपराध करा है आपने अपनी कल्पिएबल मेंटल स्टेट के साथ में किया है, आपकी जो दिमागी सोच थी वो सोच के साथ में आपने अपराध किया है। अगर क्वेश्चन आता है ना इंटेंशन कि क्या जेड की मान लेते हैं जेड ने अपराध किया तो प्रिजम्पशन तो एक प्रूव हो गई, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अब इंटेंशन की बात आई कि इंटेंशन के साथ में जेड नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है या इंटेंशन ना ही इंटेंशन के साथ में करा है, तो सेक्शन नंबर 30 इसका एक अगला प्रिजम्पशन की बात करता है कि इंटेंशन जाए भाड़ में। यहां पे कोर्ट जो अपना एक क्लियर कट अपना प्रिजम्पशन बना के बैठे हैं कि अगर जेड नाम का व्यक्ति अपनी इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाया तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेंगे कि ही हैज अ कल्पेबल मेंटल स्टेट व्हाइल कमिटिंग एन ऑफेंस, कि इसके दिमाग में इंटेंशन क्लियर थी, इसके मेंटल कल्पेबल स्टेट क्लियर थी कि मुझे अपराध करना ही करना है और मैंने किया। सेक्शन 29 के अंदर ये बात हमारे को बताई हुई है। क्लियर हो गई मेरी बात, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब एक कदम और आगे आ जाओ। सेक्शन 28 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 28 कहता है कि भाई अब बताओ यार, ये स्पेशल एक्ट बनाया गया है, ये कोई आईपीसी का ऑफेंस तो है नहीं, है तो आईपीसी जैसे ही अपराध में, लेकिन एक स्पेशल प्रिविलेज दे रखी है कि बच्चों के साथ अगर अपराध होता है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा, आईपीसी नहीं लगेगा। ये तो क्लियर हो गई बात। तो अब नॉर्मल कोर्ट की तरह तो हम काम काज चलाएंगे नहीं यार, बच्चे हैं, बच्चों को तुम कोर्ट में लेके जाओगे नॉर्मल कोर्ट के अंदर जैसे और बाकी अपराधी घूम रहे होते हैं, उनका ट्रायल चल रहा होता है, तो ऐसे बच्चों का ट्रायल चलाओगे तुम, तो इज इट अनफेवरेबल? बच्चा अपना घबरा जाएगा तो वो नहीं संभाल पाएगा चीजों को, वो बच्चे हैं। तो इस केस के लिए तो यहां पे स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाई जाएगी अंडर सेक्शन में 28, ठीक है। तो वो जो जज साहब उस कोर्ट के अंदर बैठेंगे वो कौन होंगे? सेशन जज साहब को ही स्पेशल कोर्ट का पॉक्सो का कोर्ट दे दिया जाएगा, एडिशनल सेशन जज साहब को ही अपना पॉक्सो का कोर्ट दे दिया जाएगा। ये सेक्शन 28 कहता है। अगर थोड़ा सा कैसी मैं कनेक्शन बनाने के लिए आपको बात बता रहा हूं, सेक्शन 28 एक हमारा सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी का भी होता है, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। सेक्शन 28 का अगर मैं सीआरपीसी का क्लॉज 2 की बात करूं तो वहां पे हमने पढ़ा हुआ है ना कि सेशन जज के पास कितनी पावर है पनिशमेंट देने की, एनी पनिशमेंट, एनी सेंटेंस वो पास कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशनल सेशन जज की भी पनिशमेंट हमारे को सेक्शन नंबर 28 के क्लॉज 3 में बता रखी है, ठीक है। यही तो बता रखी है ना क्लॉज, हाँ क्लॉज 3 में बता रखी है, नहीं क्लॉज 2 में ही बता रखी है, क्लॉज 2 में बता रखी है, ठीक है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की जो पावर है सेक्शन 28 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर वहां पे हमारे को बता रखी है। तो उससे आप याद रखिएगा कि अगर आपको ये सेक्शन याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए पॉक्सो का कोर्ट सेक्शन 28 में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज बनाते हैं और उनकी पनिशमेंट की पावर भी सेक्शन 28 के सीआरपीसी में बता रखी है। तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्शन बना के आपको याद रह पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने जब आपको सेक्शन 29 बता रहा था ना, तो मैंने भी दिमाग अपना घुमा के सीआरपीसी पे लगाया था कि सेक्शन 28 नहीं है, सेक्शन 29 था, ठीक है, कि सेक्शन 28 तो डेजिग्नेशन कोर्ट के बारे में बात करता है। इतनी बात याद हो गई आपको, ठीक है। अब एक छोटी सी बात थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट करके बताऊंगा। जैसे कि मान लेते हैं एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब पुलिस वाले अपना बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया सेक्शन 24 के अंदर, और अगर कोई ट्रांसलेटर की जरूरत है सेक्शन 26 के अंदर ट्रांसलेटर को भी बुला लिया। अब मान लेते हैं कि जब पुलिस वालों को पता लगा कि हाँ अपराध हुआ है पॉक्सो का, अब पुलिस वाले जाएंगे भागे भागे, अब लोगों से पूछताछ करेंगे कि तुमने देखा, तुमने कुछ आवाज सुनी थी, या फिर तुम्हारे को बच्चे के तुम बच्चे को जानते हो या तुम एक्यूज को जानते हो। तो अलग अलग लोगों से पुलिस वाले बात करेंगे, तो अलग अलग लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे। तो वो स्टेटमेंट्स हमारी कहां पे रिकॉर्ड होती है? अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो 161 की स्टेटमेंट्स होती है वो सारी की सारी। बट क्या पॉक्सो ने ऐसी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए हमारे को बता रखा है? नहीं बता रखा। और जैसे 164 की तो बात करें तो 164 के बारे में तो स्पेसिफिकली यहां पे बता रखा था, लेकिन बाकी 161 की स्टेटमेंट्स के बारे में तो बताने रखा है। बट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो 161 की स्टेटमेंट बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है, हाँ है ना। बट इसके बारे में पॉक्सो ने कुछ बता नहीं रखा। तो इसी चीज के लिए एक सेक्शन नंबर 31 है हमारा पॉक्सो के अंदर, यहां पे बोल रखा है कि देखो भैया जब सीआरपीसी की जरूरत पड़ेगी ना, तब आंखें बंद करके आप सीआरपीसी के प्रोविजन प्रिवेल कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात कि सीआरपीसी के जैसे 161 के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो सीआरपीसी का 161 स्टेटमेंट हमारी रिकॉर्ड होगी, दैट्स इट हो जाती है। सीधी सी बात होगी, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब कोर्ट का केस को अपना प्रोसिक्यूशन को चलाने के लिए पीपी तो चाहिए, पीपी तो चाहिए। तो यहां पे बता रखा है सेक्शन नंबर 32 के अंदर हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे जिनका मिनिमम एक्सपीरियंस 7 इयर्स का होना चाहिए। बट एक छोटी सी बात एक और आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि हमने सीआरपीसी के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि वहां पे भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर जाते हैं। आप में से कोई बच्चा है मोस्ट टैलेंटेड बच्चा जो हमें बता सकता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो है हमारे कौन से सेक्शन के अंदर अपॉइंट करे जाते हैं? बता सकता है कोई मुझे? देखो चेक करके बताना भाई एक बारी, मैं भी इंसान हूं, गलत हो सकता हूं। सेक्शन नंबर 24 ये सीआरपीसी का है,
क्लॉज नंबर 8, क्या यही सेक्शन है क्या? चेक करके बताओ एक बार, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ जी सर यही सेक्शन है, सेक्शन 24 क्लॉज 8 ऑफ द सीआरपीसी। पॉक्सो के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे, एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन सीआरपीसी क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को स्पेशल केस के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, बट यहां पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आपके कनेक्शन बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? जैसे ये कनेक्शन मैंने आपको सीआरपीसी का बनाया, ऐसे ये कनेक्शन आप सीआरपीसी का बना लो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे पॉक्सो के लिए भी जरूरत होते हैं सेक्शन में 32 में, और सीआरपीसी के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात करी गई है, उनके लिए 10 साल, इनके लिए 7 साल। ये बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? बताओ ये चीज आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अब स्पेशल सेक्शन में 33 हमारा एक लास्ट बात करता है पावर्स एंड प्रोसीजर के बारे में। देखो अब यहां पे सेक्शन में 33 अपने अपने बेरेक्स के अंदर एक बार ओपन अप करिए, सेक्शन में 33 एक बार बेरेक्स के अंदर अपना अपना ओपन अप करिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूं कि अब देखो एक बात बताओ, अब मामला आ गया कोर्ट में, अब कोर्ट क्या करेगा? ट्रायल ही तो चलाएगा, तो सेक्शन में 33 से ट्रायल चालू हो जाएगा। अब यहां पे बता रखा है कि भाई बिना देरी करते हुए कोर्ट क्या करेंगे? ट्रायल चालू कर देंगे, मतलब कॉग्नियंस ले लेंगे जो हमारे स्पेशल कोर्ट के जज साहब है, सेशन जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहब। अब ये क्या करेंगे? कॉग्नियंस ले लेंगे, बात ही खत्म हो जाती है। अब अपना कॉग्नियंस लेने के बाद क्या करेंगे भाई? वही बच्चे की अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड, एविडेंस रिकॉर्ड कराएंगे, ठीक है? बच्चे का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, बच्चे का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बच्चे का री एग्जामिनेशन होगा, और भी कोई विटनेसेस होंगे उनका भी एग्जामिनेशन होगा, उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनका भी री एग्जामिनेशन होगा। ये सारा का सारा अपना जो भी अपना काम होगा वो चलता रहेगा। बट यहां पे एक बच्चे को थोड़ा सा प्रिविलेज दे रखी है कि भाई देखो बच्चे के साथ आप जो है ना फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे, बच्चे के साथ में जो एक्यूज का जो काउंसिल होगा ना, एडवोकेट होगा, वो कोई एग्रेसिव तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? एग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, बच्चे के साथ जो है अपना फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करोगे। अगर डिस्क्लोज हो गई तो सेक्शन 23 का अपराध, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का और फाइन, ठीक है? ये बात आपको मैंने बता रखी है। यही सारी बातें हमारे को सेक्शन में 33 के अंदर बताई हुई है। एक सेक्शन में 34 भी आ जाता है। सेक्शन में 34 कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात कहता है, अगर मान लेते हैं कि जो अपराध करा गया है वो किसके द्वारा करा गया है? एक बच्चे के द्वारा, मतलब कि जो एक्यूज है वो अगर खुद एक बच्चा है, देन क्या होगा? देन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब उस केस में हम सीआरपीसी प्रिवेल ना करके हम जेजे एक्ट प्रिवेल करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है? तो ये बात को भी याद रखिएगा। एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 33 के अंदर कि ट्रायल शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने सेक्शन में 33 के अंदर क्या पढ़ा? ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब जब ट्रायल शुरू होगा, क्या वो ओपन कोर्ट में होगा कि कोई भी आ रहा है, जा रहा है और आराम से अपना ट्रायल चल रहा है, कोई भी देख सकता है? ऐसे तो फिर बच्चे की आइडेंटिटी हम इतनी देर से बोले जा रहे डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो ऐसे तो कोई भी आ जा सकता है। अगर ओपन कोर्ट में चलाएंगे तो गलत बात होगी ना। तो इसीलिए सेक्शन 37 में ये बात क्लियर कर दी गई है कि कोई भी पॉक्सो का केस जो चलाया जाएगा, पहली बात वो स्पेशल कोर्ट में चलाया जाएगा और वो कैमरा के अंदर चलाया जाएगा, मतलब गुप्त चलाया जाएगा। कोई भी भारी व्यक्ति जो केस से जुड़ा हुआ नहीं है उसको उस कोर्ट के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होगी। दैट्स इट। सेक्शन में 37 के अंदर ये बात बताई हुई है। इतनी सी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है? अब यहां पे बता रखा है कि अगर मान लेते हैं कि जब ट्रायल चल रहा है उस टाइम जब बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा, थोड़ा हकला रहा है, थोड़ा डर रहा है बच्चा अपनी मन की बातें बताने के लिए, तो ऐसे केस में सेक्शन 38 में बोल रखा है कि अगर कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत है, कोई एक्सपर्ट की बच्चे की जरूरत है कि बच्चे को साथ में थोड़ा उसको कंफर्टेबल करने के लिए जरूरत है, तो एज पर सेक्शन 38 के अंदर यहां पे बोला है कि यूज करेंगे। और हालांकि ना पहले से अवेलेबल करा दिए जाते हैं कि जब बच्चा आने वाला है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो पहले से ट्रांसलेटर एक्सपर्ट बच्चे के बुला दिए जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है? अब एक छोटी सी बात ये जो मैंने आपको बता रखी है, अभी हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 33 के अंदर कोर्ट कॉग्नियंस लेते हैं। अब जब कोर्ट कॉग्नियंस ले लेंगे तो कितने दिन के अंदर अंदर बच्चे की स्टेटमेंट, एविडेंसेस सारे के सारे रिकॉर्ड करा दिए जाएंगे कि हर बारी यार ऐसा थोड़ी ना है, बच्चे को तुम बुलाए जा रहे हो बार बार, ठीक है? तो यहां पे एक सेक्शन में 33 का लास्ट क्लॉज पढ़ोगे ना, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ भी है कि आप बच्चे को रिपीटेडली बार बार उसके एविडेंस के रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं बुलाओ। सेक्शन 33 क्लॉज 5, सेक्शन 33 क्लॉज 5 पढ़ोगे आप, वहां पे लिखा हुआ है कि आप जो है बच्चे को बार बार रिपीटेडली जो है टेस्टिफाई करने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं बुलाओगे। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन दी कोर्ट। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो इसी वजह से अब यहां पे एक बाउंडेशन आ जाती है कि भाई एक बारी बच्चा आएगा, उससे एक ही बारी में एविडेंस उसके रिकॉर्ड होंगे, एक ही बारी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बात खत्म हो जाती है। उसके विटनेसेस को आप भले जितनी बार बुलाना वो बुला लो। तो क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे की स्टेटमेंट कितने दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड हो जानी चाहिए? 30 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ये बात 36 के अंदर बता रखी है। ये बात समझ में आ गई आपको? सेक्शन में 36 हमारा बताता है कि बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो जो है आप 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर दोगे, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। अब
जो पूरा का पूरा ट्रायल है पॉक्सो का, वो कितने दिन के अंदर कंक्लूड हो जाना चाहिए? 1 साल के अंदर अंदर। ये भी बात सेक्शन 36 के क्लॉज 2 में हमारे को बता रखी है। सब पीटी के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। इतने सीधे शब्दों में पूरा पॉक्सो एक्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी 2-4 बातें और बची हैं बस, फिर हमारा 5-10 मिनट का फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? बच्चे की स्टेटमेंट यानी कि एविडेंस रिकॉर्ड करा दोगे 30 दिन के अंदर अंदर, पूरा का पूरा ट्रायल कंक्लूड कर दोगे 1 साल के अंदर अंदर। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 हमारा नॉर्मल से एक बात कहता है कि जब भी अब बताओ ना, सेक्शन 33 में कॉग्निजेंस ले लिया है, पूरा ट्रायल चलेगा। तो जब ट्रायल चलेगा तो हमने क्या कहा है कि एक कटघरे में विक्टिम खड़ा होता है, दूसरे कटघरे में एक्यूज खड़ा होता है। तो यार बच्चे को तुम एक्यूज के सामने खड़ा कर रहे हो तो बच्चा डरेगा नहीं? उसकी आंखें देख के बच्चा घबरा नहीं जाएगा? तो वो अपनी स्टेटमेंट चेंज भी तो कर सकता है। तो ऐसे केस में बच्चे को एक्यूज के सामने ट्रायल के दौरान नहीं खड़ा करा जाएगा। तो ये सेक्शन 35 हमारे को बताता है कि चाइल्ड नॉट टू सी द एक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल। बच्चे को एक्यूज को ना देखना पड़े, ऐसी व्यवस्था कोर्ट में पहले से कर दी जाएगी एज पर सेक्शन 35 के अंदर। इतनी सी बात क्लियर हो जाती है। अब बताइए, किसी को मन में कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताओ एक बारी चैट बॉक्स के अंदर। वो मैं आपका डाउट जब हमारा सेशन पूरा हो जाएगा, जब आप तक पहुंच जाएगा, मैं आपको कमेंट के जरिए आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा कानून। अब 1-2 बात बस थोड़ी सी एक समझ लो, ठीक है, आपके लाइफ के लिए इजी रहेगी। एक ना हमारे सेक्शन में 41 है। सेक्शन 41 कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब वो डॉक्टर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा होगा किसी भी बच्चे का, तो उसको बच्चे के सेंसिटिव बॉडी पार्ट को टच करना पड़ेगा, क्योंकि यार डॉक्टर की वो जॉब है, डॉक्टर के वो एग्जामिनेशन के दौरान वो करना पड़ सकता है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि क्या डॉक्टर ने यहां पे जो है सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करा है? हालांकि डॉक्टर भी एक अपने बच्चे की कस्टडी में लेके बैठा है, तो एग्रीवेटेड बोलेंगे हम, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध करा है, क्या हम बोलेंगे? तो इसके लिए सेक्शन 41 ने बोला हुआ है कि डॉक्टर इज नॉट पीनलाइज्ड। तो डॉक्टर को यहां पे एग्जेम्प्ट करा हुआ है, डॉक्टर को यहां पे एग्जेम्प्ट करा हुआ है। समझ में आ गई बात कि अगर डॉक्टर जो है कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान बच्चे का कोई भी सेंसिटिव बॉडी पार्ट को टच करता है, देन डॉक्टर विल नॉट बी पीनलाइज्ड अंडर दी पॉक्सो एक्ट। ये हमारा सेक्शन में 41 के अंदर। लेकिन अगर डॉक्टर जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहा है, देन डॉक्टर का एग्जाम थोड़ी ना करेंगे यार। देन डॉक्टर की जॉब, अपनी जॉब का तुम फायदा उठा रहे हो, गलत तरीके का, गलत चीजों को ले रहे, तो डॉक्टर को उस टाइम पे पीनलाइज करा जाएगा। पूरी कार्रवाई डॉक्टर के ऊपर भी चलेगी। बस इतनी सी बात है। और एक और छोटी सी बात यहां पे बता रखी है सेक्शन में 42 के अंदर, यहाँ पे पीटी के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं वही चीज बता रहा हूं, सारी चीजें मैंने वही बताई है। सेक्शन 42 हमारे को बस इतनी सी बात बताता है कि मान लेते हैं कि एक पॉक्सो के अंदर कोई भी अपराध है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 में 4 में पनिशमेंट के बारे में बात करिए, और यही सेम तरह का अपराध हमने पढ़ा है आईपीसी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे और भी कोई अपराध हुए जो पॉक्सो के अंदर भी डिफाइन है, जो आईपीसी के अंदर भी डिफाइन है, ठीक है। अब छोटे से एक पॉइंट बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं पॉक्सो के अंदर इसको 2 साल की सजा दे रखी है, आईपीसी में से 5 साल की सजा दे रखी है, सेम अपराध के ऊपर, सेम अपराध है दोनों में। तो 42 इस कंफ्यूजन को दूर कर देता है कि भाई अब हम पॉक्सो के अंदर सजा देंगे, मैं जज हूं अगर, तो मैं पॉक्सो के अंदर सजा दूंगा या आईपीसी के अंदर सजा दूंगा। तो इस कंफ्यूजन को 42 में डील कर दिया कि भाई देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में जिस कानून में ज्यादा सजा दे रखी है ना, वो कानून की पनिशमेंट दे देंगे। अगर आईपीसी में ज्यादा सजा है तो 5 साल की हम एक्यूज पर्सन को 5 साल तक की पनिशमेंट दे देंगे, बात खत्म हो जाती है। ये था हमारा पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 46 सेक्शन है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो अवेयरनेस फैलाएगी कि भैया देखो, सुनो सुनो सुनो, हमने स्पेशल कानून बनाया हुआ है, पॉक्सो के अपराध हैं, अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन पॉक्सो के बच्चे के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो सेक्शन 19 में आप लोगों की ड्यूटी है, आप जो पुलिस वालों को बताओगे। ऐसी पब्लिक अवेयरनेस स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बस यही हमारे बाकी के सेक्शन है जो पीटी वगैरह में ज्यादा पूछते नहीं है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई है वो बातें याद रखिएगा। बस एक फाइनली बस हम एक जजमेंट बात कर लेते हैं। ये जजमेंट मैंने आपको बता दिया था। अब एक और जजमेंट है हमारा, हरीश विभोर सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या हुआ था कि आप लोगों ने देखा होगा कि 16 साल से बड़ी उम्र के और 18 साल से कम उम्र के जो टीनेजर्स होते हैं, लड़का हो लड़की हो, वो दोनों अपने, अगर मान लेते हैं एक लड़का लड़की है, ठीक है, एक लड़का लड़की अपना रिलेशनशिप में है, ठीक है, एक लड़का है एंड एक लड़की है। लड़का भी अपना 16 साल से ऊपर की उम्र का है लेकिन 18 साल से कम। ये दोनों कितने साल ये अपना रिलेशनशिप में है, ठीक है जी। बट इनकी उम्र क्या है, 16 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है। समझ में आ गई बात? 16 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है। और हमने क्या कहा, एज पर सेक्शन 2D
बच्चा कौन होता है? जो 18 साल से कम हो। और ये दोनों अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने कंसेंट के साथ में बनाते हैं। लड़के के भी कंसेंट है, लड़की की भी कंसेंट है। लेकिन अगर हम पॉक्सो के अंदर पढ़े, पॉक्सो के अंदर हमने कंसेंट वगैरह की बात करी, भैया कंसेंट तो कुछ मतलब ही नहीं रखती। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे लोग होते हैं उनकी कोई कंसेंट मैटर नहीं करती। आईपीसी हमारा रेप का अपराध भी यही बात करता है, ठीक है, कि कंसेंट इज नो कंसेंट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बताओ, क्या लड़का पिनलाइज होगा या लड़की पिनलाइज होगी? दोनों की कंसेंट थी। तो ये अब डाउट आ गया कि अब पॉक्सो लगेगा नहीं लगेगा, इस लड़के के ऊपर पॉक्सो लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे तो अगर मैं जनरल रूल की बात करूं, पॉक्सो तो लगेगा, पॉक्सो तो लगेगा, ठीक है, पॉक्सो तो लगेगा। बट हमने क्या करा, एज पर सेक्शन नंबर 24, एज पर सेक्शन 25, यहां पे बच्चे के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगी। हमने बात करी ना, स्टेटमेंट में लड़की कह रही है भैया मेरे तो कंसेंट के साथ करा है, तो बच्चे के इस मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ो, मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई अपराध ना करो। पॉक्सो, और ऐसी पॉक्सो के अंदर कई बात लिखी हुई नहीं है। तो इसी बात की कंफ्यूजन आई थी 2023 के अंदर, बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने भी आई और भी बहुत सारे हाईकोर्ट्स के सामने यहाँ पे कंफ्यूजन आई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के ऊपर यहाँ पे ये डामाडोल छोड़ दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप जो है अपना पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करिए, अमेंडमेंट करिए पॉक्सो एक्ट के अंदर, और इस चीज को एड ऑन करिए। क्या कि जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं 16 साल से ज्यादा उम्र के और 18 साल से कम उम्र के, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट 2012 लागू नहीं होगा। यह चीज की आप आगे चल के पॉक्सो एक्ट के अंदर यह अमेंडमेंट करिएगा। तो अगर आगे चल के अगर कोई अमेंडमेंट आएगी तो यह अमेंडमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे आएगी आएगी आएगी, याद रखिए, क्योंकि यहां पे सेंट्रल, अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशराइज कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यह बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। और वैसे भी अब तो नए कानून लागू होने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छा दिल पे हाथ रख के बताना किस किसने पढ़ लिया है कानून? पढ़ लिया? कोई बात नहीं, हम बैच लेके आएंगे, ठीक है, हम बैच लेके आएंगे ये वाले पर्टिकुलर कानूनों का, बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा और ये पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नए नए बैचेस हमारे चलते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, और जो भी आपको लगता है मेरे को ये सब्जेक्ट वीक है तो उसका बैच ले, अपनी क्लासेस चालू करो, ठीक है। लाइव क्लासेस भी चलती रहती है, रिकॉर्डेड भी चलती रहती है, तो सब कुछ अपना अवेलेबल है। आपको डिटेल्ड एक एक चीज, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नोट्स आपको हाथों हाथ प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं हमेशा, आप एप्लीकेशन पे मैसेज डाल दो, सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। उसी टाइम आपका जो है रिस्पॉन्ड, या उसी टाइम या फिर कुछ टाइम के बाद आपको रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है जी। याद रखना मेरी बात। अब ये लास्ट केस लो है, यहां पे क्या हुआ था कि, अब एक बात बताओ, एक बच्चा है, इसके साथ में क्या हुआ है, पॉक्सो का अपराध हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला मुद्दा क्या आएगा, प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा कि साहब ये जो बच्चा है ये एक्चुअल में बच्चा है या नहीं है, ये पहले प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा ना। बिना प्रूव करे ये कैसे पता लगेगा कि आप पॉक्सो लगा रहे हो सकता है बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो, तो बच्चा आईपीसी में जाएगा ना, पॉक्सो क्यों लगेगा। तो प्रोसिक्यूशन की सबसे पहली चीज क्या जिम्मेदारी होती है, टू प्रूव द एज ऑफ द विक्टिम, is the victim is the age of is categorized as a child or not। पहले ये प्रूव करो ना बच्चा, ये जो ए नाम का व्यक्ति है क्या ये बच्चा है भी या नहीं भी है। प्रोसिक्यूशन पहले यही तो प्रूव करो, तभी तो पॉक्सो हम लगाएंगे। तो अब यहां पे प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूफ देने पड़ेंगे, अपना स्कूल का 10th क्लास की सर्टिफिकेट हो सकती है, 10th क्लास का मार्कशीट हो सकती है, और भी जो रेलेवेंट प्रूफ होंगे। तो इस बात के लिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि स्कूल का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है ना, जो स्कूल का टीसी होता है, टीसी कट के हम जब बचपन में जो टीसी मिलता था ना, ठीक है, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्या ट्रांसफर सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि बच्चे की जो ये एज का इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2023 में इन द केस ऑफ पी युवा प्रकाश वर्सेस स्टेट रेप बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात को क्लियर करा कि नहीं, school transfer certificate is a not valid document for determine the age of the victim as well as it is the ground for acquittal of the accused। तो पुलिस वाले ने जिस accused को पकड़ के रखा हुआ है और जो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस सिर्फ स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बेसिस पे तैयार करके रखा हुआ था, सॉरी ये तो भैया पॉक्सो का केस है ही नहीं। तो यहाँ पे accused आपको पकड़ा गया है तो accused को क्या कर देंगे, एक्विट कर देंगे, accused को एक्विट किया जाएगा। ये बात खत्म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर ये बात हेल्ड करी गई थी। तो बताइए पॉक्सो एक्ट अच्छा लगा, सिंपल लगा? अब दिल पे याद रख के बताओ एक बारी, कितने अपराध होते हैं? एक तो होता है अपना पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अगर कोई इनका अटेम्प्ट अबेट करने की कोशिश करा है 15, 16,
17 के अंदर बात करी गई थी, ठीक है। और इसके अंदर 19 में ड्यूटी है, 19 की फिर ड्यूटी नहीं करते, फिर 21 में पनिशेबल है, और 20 की भी ड्यूटी है, 23 में इसका पनिशेबल है, ठीक है। और गलत इंफॉर्मेशन देते हो, झूठी इंफॉर्मेशन देते हो, 22 में पनिशमेंट है, ठीक है जी। बस यही पनिशेबल ऑफेंस है। फिर 24 से स्टेटमेंट, 25 से स्टेटमेंट, 26 में अगर कोई मदद वगैरह चाहिए, ठीक है। ये सारी हमने प्रक्रिया प्रोसेस हमने करा है। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा। और अगर आपको जुडिशरी बैचेस हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी जानकारी है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, ठीक है। पर्सनल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी है, आईफोन यूजर्स के लिए भी। आईफोन यूजर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, क्लासेस देख सकते हैं, और लैपटॉप के अंदर अगर आपको क्लासेस देखनी है वो सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और सारे बैचेस आपको लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिलता है, ठीक है। चलो, बाकी कोई भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, कमेंट बॉक्स भी ओपन है, ईमेल भी है, सब कुछ है अवेलेबल, ठीक है। कोई भी आपका डाउट आएगा मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में, या फिर नए सेशन के साथ में, ठीक है। नया सब्जेक्ट के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।